हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं नवंबर 19 टू 24 आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला ने जो नया लॉ निकाला है, जो नया सेक्शन ऐड किया है अपने केरला पुलिस एक्ट में, जिसके आधार पर जितना भी अब्यूसिव कंटेंट है उसे ब्लॉक करने के लिए साथ साथ उसमें पनिशमेंट्स भी ऐड की गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और किस तरीके से पार्टी सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। सेकंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा विंटर सेशन के ऊपर, पार्लियामेंट के किस किस तरीके के सेशंस होते हैं, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि कितने सेशंस होने चाहिए एक साल में, और इस साल का क्योंकि काफी डाउटफुल है विंटर सेशन होना, तो थोड़ा हम इसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा चंडीगढ़ के बारे में कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा अपने क्लेम्स रखते हैं और किस तरीके से ये एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस एंजॉय करता है। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो रिसेंटली ही केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने द केरला पुलिस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के तहत एक नया सेक्शन इंक्लूड किया है केरला पुलिस एक्ट ऑफ 2011 में। सेक्शन है आपका 118A। ठीक है जी। तो ये माना जा रहा है जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारे पास राइट है ये उसके अगेंस्ट है। तो सेक्शन जो 118 है उसके आधार पर क्या है कि अगर आप कोई भी टिप्पणी देते हैं, कोई भी अपने व्यूज रखते हैं, कोई भी अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं जिससे किसी को नुकसान हो रहा है या उन्हें हम कह सकते हैं अब्यूजिव नेचर का लग रहा है या थ्रेटनिंग नेचर का वो कंटेंट लग रहा है उनके अगेंस्ट, तो इसमें वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, जिसके तहत पनिशमेंट भी मिल सकती है। और पनिशमेंट में इसमें 3 साल तक की पनिशमेंट बताई है और फाइन बताया है 10,000 तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली 2015 में एक केस था श्रेय सिंघल का। ठीक है जी। तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, इसे हटा दिया जाए। ठीक है जी। तो जो सेक्शन 118D था केरला पुलिस एक्ट का, तो वो भी सेम इसी के नीचे का था, तो इसे भी वो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 118D में भी ऑलमोस्ट सेम बात लिखी गई है। यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये आपका पुराना एक्ट है, सॉरी ये आपका पुराना सेक्शन है, ये आपका नया सेक्शन है, तो ऑलमोस्ट सेम ही बात यहाँ लिखी गई है। ये आपका 2015 में हटा दिया गया था जब सेक्शन 66 से हटाया था। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान जब इसको हटाया था, सिंपल सी बात यही रखी थी कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारे पास राइट है ये उसके अगेंस्ट है। तो देखा जाए तो सेम कपड़े पहना दिए सेक्शन 118A को जैसे कि सेक्शन 118D के थे। ठीक है जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि जो टर्म्स इसमें यूज हुई है, अनॉयंस या इनकन्वीनियंस या फिर ह्यूमिलेटिंग, तो ये सब टर्म्स किसी भी लॉ में डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। तो इसके तहत क्या है कि जो स्टेट पुलिस है उनके पास काफी ज्यादा पावर्स हो गई हैं। ठीक है जी। हम कह सकते हैं एनॉर्मस और अनब्रिडल्ड पावर्स मिल गई हैं स्टेट पुलिस को, कि अब किसी पर भी ये एक्विजिशन लगाई जा सकती है कि वो किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और उन पर प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब जैसे कि जो आपका साइबर स्पेस है उसकी तो कोई जुरिस्डिक्शनल लिमिट्स नहीं है, तो अगर कोई भी मलयाली दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों और उनकी किसी से ऑनलाइन विवाद चल रहा हो, ठीक है जी, तो वो केस रजिस्टर कर सकते हैं अपने होम टाउन केरला में, ये कहते हुए कि उन्हें इस प्रकार की ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। ठीक है जी। हालांकि जो इसके क्रॉस आर्गुमेंट्स हैं कि किस आधार पर 118A को दोबारा ऐड किया गया या इस सेक्शन को ऐड क्यों किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिंग और अब्यूज इन साइबर स्पेस। ठीक है जी। तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि जो हमारे ऑलरेडी ही एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके आधार पर ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। तो मतलब इस सेक्शन को ऐड करने का तात्पर्य क्या है जब कोई ऐसा जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। सर अभी तक ऐसी कोई स्टडी भी नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे वो हम कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंट थे कि वो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें। तो अब देखना ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है जी। तो बेसिक सा टॉपिक था आपका केरला ने जो नया सेक्शन ऐड किया है अपने केरला पुलिस एक्ट ऑफ 2011 में। ठीक है जी। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और पार्टी सिंबल्स के बारे में। ठीक है जी। तो रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके आधार पर क्या हुआ कि केरला हाई कोर्ट को कुछ पिटीशंस आ रही थी जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, जिसके आधार पर उन्होंने केरला की पार्टी को 2 लीव्स का सिंबल ग्रांट किया था। तो इसे चैलेंज करते हुए पिटीशंस आ रही थी। तो
केरला हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि वो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनकी वहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और इसमें वो कमीशन के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो जो आपकी द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 जो है, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को के पास ये पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सिंबल्स अलॉट कर सकते हैं। रिकॉग्निशन के बारे में हमने ऑलरेडी ही एक आपके प्रीक्योर में पूरा डिटेल में ये डिस्कस किया है किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है। ठीक है जी। तो अगर बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है इन सिंबल्स का हमारे इलेक्शंस में, ठीक है जी, तो जनरली क्या होता है, जब भी किसी स्टेट में कोई इलेक्शंस आते हैं तो काफी ऐसी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अपना लक ट्राई करना चाहती हैं। ठीक है जी। तो उस दौरान जो सिंबल्स होते हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं उनके लिए कि वो अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है जी। तो ये जो जब शुरू हुए थे आपके फर्स्ट नेशनल पोल्स इन 1951-52, तब से ही ये सिंबल्स की जो प्रथा हम कह सकते हैं ये शुरू हुई है। ठीक है जी। उस दौरान क्या था कि आपके 85% जो भारत की जनता थी, जो जिन्होंने वोट करना था, वो इलिटरेट थी। तो उस दौरान जो सिंबल्स थे या पार्टी के जो चुनाव चिन्ह थे, उसी के आधार पर वो अपनी पार्टी को पहचान पाते थे और कैंडिडेट्स अपने प्रचार में भी उन्हें हेल्पफुल होता था कि वो जनता को बता सकें कि उनकी पार्टी का सिंबल क्या है और कहाँ उन्हें वोट देना है। ठीक है जी। सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार के सिंबल्स हैं, तो आपके दो प्रकार के हैं। एक आपके होते हैं रिजर्व, दूसरे होते हैं आपके फ्री। ये है आपका इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर ऑफ 2017 के आधार पर। ठीक है जी। जो आपकी 8 नेशनल पार्टीज हैं और 64 स्टेट पार्टीज हैं पूरे देश में, उन्हें तो रिजर्व सिंबल्स रख दिए गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास एक ऐसा पूल है ऑफ नियरली 200 फ्री सिंबल्स जो कि अलॉट किए जाते हैं काफी सारे लोगों को। जितने भी, जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ लोग अपना लक ट्राई करने के लिए इलेक्शन में आ जाते हैं, तो इस तरीके के जो फ्री सिंबल्स हैं वो उन्हें अलॉट किए जाते हैं। ताज्जुब की बात देखिए कि 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं इंडिया में, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है। ठीक है जी। तो इसमें जितनी भी, अगर मान लीजिए आपकी कोई एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ठीक है जी, वो किसी एक ऐसे स्टेट में इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रहे हैं जहां पर उन्होंने पहले नहीं किए हैं, तो वहां पर वो अपना सिंबल रिजर्व कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि या तो जो स्टेट में ऑलरेडी कोई पार्टी है उन्होंने वो सिंबल ना लिया हो, ठीक है जी, या फिर वो किसी और पार्टी से मिलता जुलता ना हो। ठीक है जी। सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो तब वो उसे रिजर्व करवा सकते हैं। अब बात करें कि सिंबल्स किस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट होते हैं, तो जो सबसे पहला ऑर्डर आया था जो कि हमने बात की 1968 में, तो उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को specification, reservation, choice and allotment of symbols at parliamentary and assembly elections for the recognition of political parties, इस मैंडेट को पूरा करने के लिए उन्हें सिंबल्स अलॉट करने होते हैं। ठीक है जी। सो जब भी कोई नई पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि गाइडलाइंस के आधार पर उन्हें एक सिंबल अलॉट किया जाएगा। तो उसमें क्या है कि उन्हें 3 सिंबल्स की चॉइसेस रखनी है इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन उन्हें फ्री सिंबल की जो लिस्ट है उसमें से एक सिंबल ग्रांट करेगी। ठीक है जी। तो जब नॉमिनेशन पेपर्स भरते हैं तब उन्हें ये सिंबल सिलेक्ट करके देने हैं, कोई 3। ठीक है जी। तो उसमें से एक सिंबल अलॉट किया जाएगा किसी भी पार्टी या कैंडिडेट को, और ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो जब भी कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी आपकी स्प्लिट हो जाती है, मतलब उनमें बीच में वो आपस में अलग हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ही वहां पर डिसीजन लेता है कि किसे कौन सा सिंबल मिलेगा। जैसे कि जब समाजवादी पार्टी स्प्लिट हुआ था तो उस दौरान जो अखिलेश यादव का फैक्शन था तो उन्हें बाइसिकल वाला सिंबल अलॉट किया था इलेक्शन कमीशन में। तो आपको थोड़ा बहुत इन चीजों का आइडिया होना भी जरूरी है। ठीक है जी। तो आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ क्लियर हुई होंगी। तो थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं मातृत्व पोषण योजना के बारे में। बेसिकली आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें 6,000 रुपए दिए जाएंगे उन सभी महिलाओं को जो दूसरी बार मां बनेंगी। ठीक है जी। और पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो पहली बात तो जो माल न्यूट्रिशन की जो कमी है बच्चों में, जो कि काफी रिपोर्ट्स में ये हाईलाइट भी किया गया है, तो पहली बात उसे तो टैकल करना। ठीक है जी। साथ के साथ थोड़ी जागरूकता फैलाना लोगों के बीच कि माँ की सेहत की बहुत ज्यादा अहमियत है, उनके अपने न्यूट्रिशन लेवल की बहुत ज्यादा अहमियत है, ताकि बच्चे का सही से विकास हो सके। इसमें अराउंड 77 वीमेन का इन्होंने टारगेट लेके चले हैं जिन्हें
बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से हर साल, और एक्सपेंडिचर भी उन्होंने 43 करोड़ का सेट किया है एनुअली। तो इनिशियली जो आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, बंसवाड़ा और डूंगरपुर वाले एरियाज हैं वहां पर ये एप्लीकेबल की जाएगी, जहां पर ये पाया गया है कि जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हैं बच्चों में और जो अमीनिया लेवल्स हैं माताओं में वो काफी बुरे हैं बाकी स्टेट से अगर उसे कंपेयर करें। ठीक है जी। केंद्रीय सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उससे ये स्कीम कॉम्प्लीमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग 5000 मिलता है फॉर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा पैसा। हालांकि जो सेंट्रल स्कीम होती है उसमें आधार कार्ड सबमिट करने की काफी जरूरत होती है। स्टेट स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली पैसा अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आइडिया था आपका रिलेटेड टू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो फोर्थ टॉपिक में हम आपकी बात करते हैं विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमारा 2020 का जो विंटर सेशन है उसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो जनरली आपके 3 सेशंस होते हैं हर साल में, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स द पार्लियामेंट शुड मीट ईच ईयर। बट जो आपका आर्टिकल 85 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम किसी भी एक हाउस को सम्मन करना है पार्लियामेंट के, ताकि वो मिलें, जिसमें टाइम और प्लेस वो डिसाइड करेंगे। ये जरूरी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है विच इज हेडेड बाय द पीएम, उनकी सलाह जरूर ली हो। ठीक है जी। बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first meeting in the next session। अर्थात कि जो आपका एक सेशन है और दूसरा सेशन है उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली हर साल आपके 2 सेशंस होना तो जरूरी है ही। बट सिंस 1952 रेगुलरली 3 सेशंस होते ही आ रहे हैं। हालांकि कुछ इनोवेशंस और अडेप्टेशंस हमने देखी हैं बीच बीच में, जैसे कि जो ग्रांट्स की डिमांड रखी गई थी वेरियस मिनिस्टर्स द्वारा, तो उसे डिस्कस करने के लिए बाय द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जो कि 1993 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो लोकसभा स्प्लिट कर दी गई। लोकसभा ने अपना बजट सेशन स्प्लिट कर लिया था 1994 में इनटू 2 पीरियड्स। ठीक है जी। वैसे ही आपका जो 2016 वाला मॉनसून सेशन था वो भी उस साल का 3rd सेशन था। इस साल के विंटर सेशन के बारे में बात करें तो काफी कम चांसेस लग रहे हैं कि हो पाएगा, क्योंकि जो नेशनल कैपिटल है वहां पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर में जो हमारा मॉनसून सेशन हुआ था उसे भी एडजर्न कर दिया गया था फिर बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस। बजट सेशन को भी काफी कट शॉर्ट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर विंटर सेशन आपका नहीं होता है तो नेक्स्ट सेशन जो पार्लियामेंट का हो सकता है वो आपका जनवरी में हो सकता है, जो कि बजट सेशन है। ठीक है जी। तो इससे पहले 3 ऐसे इंस्टेंसेस हो रखे हैं पास्ट में जब आपका विंटर सेशन पूरे तरीके से ही नहीं हुआ है, 1975, 1979 एंड 1984। आपका होमवर्क ये है कि आपको देखना है क्या रीजंस थे इनके पीछे। सो अगर इसी तरीके से चलता रहा कि अगर इस साल का विंटर सेशन भी नहीं हो पाया, तो पहली बात तो सारे ही, अगर देखा जाए सारे ही सेशंस जितने भी थे इस साल के, वो सभी अफेक्ट हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से। और ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसा साल हो कि जिसमें सबसे कम दिनों की पार्लियामेंट फंक्शनिंग हुई हो। ठीक है जी। तो जो पार्लियामेंट सेशन की डेट्स होती हैं, जो ड्यूरेशन होती है, जनरली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा अनाउंस की जाती हैं, जो कि अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट को भेज दी जाती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इस साल कमेटी की ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ना कोई प्लान्ड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो लास्ट आपकी सितंबर में हुई है, तो गवर्नमेंट को फरवरी तक थोड़ी ढील है कि तब तक वो दूसरा सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बेसिक्स आइडिया था आपका रिलेटेड टू डिफरेंट सेशंस, या जो हमारे किस प्रकार से जो सेशंस की डेट्स होती हैं, ड्यूरेशंस होती हैं, वो अनाउंस की जाती हैं, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि कितने सेशंस होने चाहिए एक साल में। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत इसमें जरूर सीखा हो। तो 5th टॉपिक में हम बात करते हैं आपके चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है जी। क्या पंजाब और हरियाणा के इसमें क्लेम्स हैं कि किसकी ये कैपिटल है। तो काफी टाइम से ये डिस्प्यूट चल रहा है दोनों ही सरकारों के बीच में, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच में। तो रिसेंटली ही जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा को ये एग्री करने की जरूरत है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल्स एस्टैब्लिश करें। साथ के साथ जो उनके बेंचेस हैं हाई कोर्ट्स के, उन्हें भी वो अलग से एस्टैब्लिश करें। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ क्रिएट क्यों की गई थी, तो बेसिक्स आइडिया यही था कि वो जो आपका लाहौर था, जो कि पार्टीशन से पहले पंजाब की कैपिटल थी, तो उसे रिप्लेस करने के लिए चंडीगढ़ के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई। ठीक है जी। सो मार्च 1948 में जो पंजाब की
राज्य सरकार थी, जो कि इंडिया के पंजाब की राज्य सरकार थी, उन्होंने केंद्रीय सरकार के साथ कंसल्ट किया और उन्होंने ये अप्रूव कराया कुछ एरिया जो कि आपका शिवालिक्स के फुट हिल्स में है, ताकि वो अपनी नई कैपिटल एस्टैब्लिश कर सकें। सो 1952 से लेकर 1966 तक जो चंडीगढ़ है वो आपकी कैपिटल रही पंजाब की। तो फिर ये आपकी शेयर्ड कैपिटल कब बनी? तो जब आपकी पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1966 में, जिस दौरान हरियाणा को अलग किया गया पंजाब से, तो उस दौरान सिटी जो चंडीगढ़ सिटी है उसकी एक अलग ही डिस्टिंक्शन बन गई कि वो पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल है। हालांकि उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था और डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल के अंडर प्लेस कर दिया गया था। जो प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया इन द रेशियो ऑफ 60-40 इन फेवर ऑफ पंजाब। अब पंजाब का इसमें क्या क्लेम है, वो ये कहते हैं कि जो उस दौरान के हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हरियाणा को उनकी खुद की कैपिटल मिलेगी और चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाएगी। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लोकसभा में सबमिट कर दिए गए थे और सेंटर ने फॉर्मल कम्युनिकेशन भी इशू कर दी गई थी इससे रिलेटेड इन जनवरी 29, 1970, 3 साल बाद जब आपका हरियाणा बन गया था। 1985 में under the Rajiv Longowal Accord, Chandigarh was about to be handed over to Punjab on January 26, 1986. बट राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लास्ट मिनट में ये डिसीजन विड्रॉ कर लिया। अब हरियाणा का क्या काउंटर क्लेम है कि जो 1970 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से सेंटर ने काफी ऑल्टरनेटिव्स देखे हैं इस मैटर को सेटल करने के लिए। हालांकि उन्होंने जो सिटी को डिवाइड करने के बारे में भी बात की है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ बहुत ही प्लान्ड सिटी है और वो सिर्फ एक ही स्टेट की कैपिटल को सर्व कर सकती है। उस दौरान हरियाणा को ये बोला गया था कि आप जितना भी आपकी ऑफिस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो आप चंडीगढ़ की यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ 5 साल के लिए, जब तक आपकी नई कैपिटल ना स्टैब्लिश हो जाए। इसी चक्कर में कुछ ग्रांट भी ऑफर की गई थी हरियाणा सरकार को और उतना ही लोन भी सैंक्शन किया गया था ताकि वो अपनी नई कैपिटल बना सकें। 1918 में क्या हुआ, जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने सजेस्ट किया कि एक स्पेशल बॉडी बनाई जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चंडीगढ़। जो पंजाब के सीएम है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, ये कहते हुए कि पंजाब जो आपका चंडीगढ़ है वो पंजाब को ही बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो अक्टूबर 2019 में पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है उन्होंने पंजाब और हरियाणा की सरकारों दोनों को कहा कि वो कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके चलते ये कह सकें कि चंडीगढ़ जो है वो दोनों स्टेट्स की कैपिटल है। बट पंजाब गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि जो आपका चंडीगढ़ शहर है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करता है यूनियन टेरिटरी का। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है कि चंडीगढ़ कैपिटल तो दोनों स्टेट्स की है बट किसी भी स्टेट का ये पार्ट नहीं है, ना ही पंजाब ना ही हरियाणा। और ये जो यूटी का इसका स्टेटस है इंडिपेंडेंट, तो उसके आधार पर इसे एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा गवर्न किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आइडिया था आपका रिलेटेड टू चंडीगढ़ में क्या इश्यूज हैं, चंडीगढ़ के स्टेटस को लेके क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से पंजाब और हरियाणा की सरकारें अपना क्लेम रखती हैं इससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा हम ये भी देख लें जाते जाते कि स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें बेसिक सा क्या डिफरेंस होता है। सरकार का डिफरेंस देखें तो उनकी अपनी ही सरकार होती है। ठीक है जी। ये आपका केंद्रीय सरकार द्वारा रूल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर इसमें आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इसमें गवर्नर होते हैं, यहाँ आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं। जो कंट्रोल ऑफ पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे जो आपकी लिस्ट हैं। ठीक है जी। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पर जितनी भी पावर्स हैं सारी केंद्रीय सरकार के पास हैं। ठीक है जी। एरिया के बारे में बात करें तो काफी क्लियर ही है कि काफी ज्यादा एरिया होता है इनका और ये स्टेट से काफी छोटे होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक सा डिफरेंस था आपका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में। तो ये आज के आपके 5 टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं। ठीक है जी, रिलेटेड टू पॉलिटी। तो आप जरूर इनको अपने नोट्स में ऐड कीजिए। काफी चीजें इसमें ऐसी थी जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स इसमें काफी ऐसे थे। साथ के साथ जो आपका प्रीमिक्स आता है उसको भी अटेंड कीजिए। जो आपके प्रीमिक्स में जो 5 हम क्वेश्चन शेयर करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेली प्रैक्टिस होते रहे प्री बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही था। सो ऑल द वेरी बेस्ट।